हेलो एंड वेलकम टू लीगल टेरिटरी। आज कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स बताऊंगी एमपीसीजे और एडीपीओ के रिगार्डिंग। जिन भी लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी एडीपीओ का फॉर्म फिल करने में वो वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि आज आपको एडीपीओ के फॉर्म फिलिंग के बारे में डिस्कस करूंगी। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अब एमपीसीजे के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिन लोगों को नहीं पता उनका रिजल्ट आ चुका है, वैसे तो मोस्टली सभी स्टूडेंट्स को इस चीज़ के बारे में पता होगा। ये रहा उसका अपडेट। सबसे पहली बात तो कुछ क्वेश्चंस रिजेक्ट हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस के बारे में बताया है कि जिनके ऊपर ऑब्जेक्शंस आए थे वो ऑब्जेक्शंस रिजेक्ट हो चुके हैं। बाकी 19 और 33 में करेक्शन हुआ है। और जिन भी लोगों के आंसर ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4 थे 19 और 33 क्वेश्चन नंबर में, उन लोगों को मार्क्स अकॉर्डिंगली +1 मिल चुके होंगे, और जिन लोगों के गलत हुए हैं उनके -1 हो चुके होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 134 के रिगार्डिंग ये हुआ है कि ये क्वेश्चन ऑल टुगेदर कैंसिल हो चुके हैं, और सभी कैंडिडेट्स को क्वेश्चन नंबर 9 और 134 के लिए 1 मार्क्स एक्सीड करे हैं, प्लस हो चुके हैं उन स्टूडेंट्स के। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं इस एग्जाम में वो हैं कुछ 1887, और कट ऑफ एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही गया है। 120 था हमारा एक्सपेक्टेशन, बट 125 तक इसका कट ऑफ गया है। और अंडर रिजर्व कैटेगरी का और ओबीसी का 108, और एसटी एससी का 94 और 83। पीएच कैंडिडेट्स, फिजिकली हैंडीकेप कैंडिडेट्स को 90 और रहा है अंडर रिजर्व कैटेगरी में, और 86 रहा है एससी कैंडिडेट्स की कैटेगरी में, फिजिकली हैंडीकेप्ड स्टूडेंट्स के लिए। ये तो रही लिस्ट। ये आप लिस्ट अपने आप चेकआउट कर सकते हैं, वेबसाइट पर भी है, नहीं तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ये नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है। अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग एमपीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर हम एडीपीओ का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। सबसे पहले जिन भी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो यस, एडीपीओ की फॉर्म जो है वो नहीं भरा जा रहा था। लास्ट 2-3 दिन से मैंने भी लिंक चेक की आप लोगों के कमेंट्स देखकर, तो वो लिंक ऑपरेट नहीं कर रही थी, और एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट भी क्रैश आ रही थी। तो उसमें कुछ आई गेस चेंजेस चल रहे थे, तो टेक्निकल इश्यूज उन सब चीज़ों को करेक्शन किया गया है। ये रही हमारी एमपीपीएससी की वेबसाइट, और एमपीपीएससी की वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट पर नहीं जाना है, हमें अप्लाई ऑनलाइन पर जाना है। वहाँ पर आपको क्लिक करना है, और आपको काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट के लिंक मिलेंगे। बट क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट पिछले साल आ चुका है, तो हम लोग 16 नंबर वाला जो है वो हमारे काम का है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। उसकी लिंक पर हमने क्लिक करना है, जो कि कल तक काम नहीं कर रही थी, तो अभी ये काम कर रही है। और इसमें और काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं बाकी एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरने के। बट हमारा जो काम की चीज़ है वो एडीपीओ है, तो हमें उसे उसको ढूंढना है। अभी एडीपीओ की जो लिंक है वो स्क्रीन पे आ चुकी है। अब सिंस आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी भरना स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब ये आपको कुछ जानकारी दे रहा है, आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, और सबसे पहले इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है। फिर आपको इस विज्ञापन को खोलना है, क्योंकि इसके बिना ये आपको आई एक्सेप्ट वाला ऑप्शन नीचे जो मिलेगा हमें यहाँ जाकर, वो क्लिक करने पर भी वो आपको एक्सेप्ट नहीं करने देगा। तो सबसे पहले हमें इस विज्ञापन को खोलकर पढ़ना है। कुछ हमने ये विज्ञापन एक बार खोल लिया है, तो ये लास्ट ईयर वही विज्ञापन 92 सीट्स का है, उसी को वापस से इन लोगों ने दिखाया है। अब यहाँ पर इन लोगों ने शुद्धि पत्र के ऊपर क्लिक करने को बोला है, तो हम एक बार ये शुद्धि पत्र पढ़ लेंगे। ये दोनों ही एडवर्टिजमेंट्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में नहीं समझ में आने वाली। तो अब हम फोकस करेंगे कि हमें फॉर्म कैसे भरना है। एक बार आप इन दोनों लिंक्स पे क्लिक कर लिया, विज्ञापन और शुद्धि पत्र, उसके बाद आपने अगर यहाँ पर क्लिक कर लिया है, तीनों चीज़ें आपने हो चुकी हैं, तब जाकर आप आई एक्सेप्ट का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। फिर जाके आपका ये फॉर्म खुलेगा, अदरवाइज़ ये फॉर्म नहीं खुलेगा अगर आपने एडवर्टाइजमेंट और शुद्धि पत्र की लिंक को क्लिक नहीं किया है तो। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है कि आप लोग ने एलएलबी की डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो यस, यहाँ पे यस और नो क्लिक करना है। फाइनल ईयर स्टूडेंट वैसे भी अप्लाई नहीं कर सकते, तो यस ही होगा इसका आंसर। अब यहाँ पर जो लोगों ने भी एलएलएम किया है, तो उनके लिए यस या नो का ऑप्शन है। तो ऑब्वियसली अगर आपने ये किया है तो आप यस क्लिक करेंगे, नहीं किया है तो नो करेंगे। विधि में उपाधि आपको 3, मतलब आपने एलएलबी जो की है वो 3 साल की है, 5 साल की है, उस
के अनुसार आपको ऑप्शन क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस 2 इयर्स का लिया है या नहीं लिया है, उस हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे। तो अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो यस, नहीं है तो नो करके इस तरह से आपके बारे में पूरी जानकारी आपको फिल करनी है। अब इस फॉर्म में हम लोग व्यक्तिगत विवरण की बात करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे आप ईयर ऑफ एलएलबी मेंशन कर चुके हैं। तो एलएलबी के बाद अगर आपका कोई एक्सपीरियंस या व्यवसाय रहा है काम के अंदर, तो आप यहाँ पर येस और नो के अकॉर्डिंग क्लिक कर सकते हैं। और अभ्यर्थी का प्रथम नाम अगर मिडिल नेम है तो वो डालें, मेल फीमेल। और ये बहुत ही सिंपल है, आपके फादर का नाम, मदर का नाम यहाँ पर आपको फिल करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ और अंतिम नाम। तो इस तरीके से बहुत बेसिक सी डिटेल है जो आपको फिल करनी है। फिर विवाह से संबंधित अगर आप मैरिड हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। और अगर नो क्लिक किया है तो ऑलरेडी बाकी सारे जो चीज़ें हैं ब्लैंक हो जाएंगी। और मूल सूचना का विवरण है। तो मूल सूचना में आपसे पूछा गया है क्या आप एमपी के मूल निवासी हैं, तो यस अगर आप हैं तो यस क्लिक कीजिए। फिर वो आपसे कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं वो पूछेंगे। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। एसटी एससी में बिलोंग कर सकते हैं तो वहाँ आप क्लिक कर सकते हैं। अब वो आपसे पूछेगा कि आप क्रीमी लेयर में बिलोंग करते हैं क्या। तो अगर आप ओबीसी के पास आपके पास रिजर्वेशन था, सपोज़ कि आपके पास एसटी एससी का ओबीसी का रिजर्वेशन था, लेकिन अब आप क्रीमी लेयर में आ चुके हैं, विच मीन्स आप आपका रिजर्वेशन आपने उसका पूरा यूज़ कर लिया है और आप उसके अभाव आ चुके हैं फाइनेंशियली या फिर हर स्तर पे, सोशली भी। तो अगर आप यस लिखेंगे तो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे आप, तो आप उस रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं कहलाएंगे। और नहीं तो नो पर क्लिक करिए और वो आपसे आपकी कैटेगरी पूछेगा। तो सपोज़ यहाँ पे मैं ओबीसी क्लिक करती हूँ तो ओबीसी में लिख दूँगी। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि अगर आपने किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी का नाम लिखा है यहाँ पे, तो वो आपसे पूछेगा कि आपको ये सर्टिफिकेट ओबीसी का किसने इशू किया है। तो जो भी आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी वाला, तो उसमें जिसने भी आपको वो सर्टिफिकेट इशू किया है, जिसके भी सिग्नेचर है, उस इंसान का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। फिर प्रमाण पत्र जारी करने वाले ज़िले का नाम लिखना है। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप उसे मेंशन कर सकते हैं। और जो प्रमाण पत्र के ऊपर क्रमांक लिखा रहता है, नंबर लिखा रहता है, वो भी मेंशन करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका कौन सा है और किस दिन आपको वो आप सर्टिफिकेट मिला था, ओबीसी एसटी एससी जो भी आपका कैटेगरी है उसका। फिर आपसे दिव्यांगता का विवरण पूछा गया है। तो अगर आप में से कोई भी फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं तो आप यस या नो में मेंशन कर सकते हैं। अगर नो है तो आपकी बाकी सारी कैटेगरीज अपने आप ही ब्लैंक हो जाएंगी और यहाँ तो ऑब्वियसली नो ही होगा। तो और अगर यस है तो आपकी सारी चीज़ें आप फिल अप कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। आपसे अन्य विवरण पूछा गया है। तो आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस हैं या फिर आपके ऊपर कोई मैटर चल रहा है क्या, कोर्ट में जो भी मेंशन आप कर सकते हैं अगर आप पे है तो। नहीं तो नो नो नो, यहाँ पे सब जगह पर नो ही क्लिक होगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो पंजीकरण है मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में, तो जिसके बारे में मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था, एम्प्लॉयमेंट जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन जो है, उसके ऊपर आपको कैसे जाके जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन करवाना है वो मैंने आपको बताया था कि कौन सी वेबसाइट पर जाके आप बना सकते हैं। तो उस का येस और नो मेंशन करना है। तो यहाँ पे आपके पास है एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, अगर आपने उस वेबसाइट पर जाकर बनवाया है तो। फिर आपने कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियसली वहीं का नाम आएगा। फिर पंजीकरण क्रमांक, तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन है उस रोज़गार सर्टिफिकेट पे वो आप मेंशन करेंगे। फिर जिस दिन वो आपको इशू हुआ था तो जो भी डेट आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन है आप वो मेंशन करेंगे। फिर आप किसी भी आर्म फोर्सेस में रहे हैं, सैनिक रहे हैं, पुलिस में रहे हैं, आपकी अगर नो होगा तो आपकी कैटेगरीज बाकी की सारी ब्लैंक हो जाएंगी। और नीचे भी एक ऐसा कैटेगरी आएगा जहाँ पे आपको सारा वो अपने आप ही ब्लैंक हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप एसटी एससी ओबीसी किसी भी कैटेगरी में अगर मैरिड इंसान है तो यस या नो का ऑप्शन पूछा गया है। तो अगर मैरिड है तो यस क्लिक करें, अगर नहीं है तो नो करें। और अगर आपको विक्रम अवार्ड मिला है तो यस क्लिक कर सकते हैं। फिर परीक्षा केंद्र के बारे में पूछा गया है। तो जो भी आपका पहला प्रेफरेंस जो सबसे पास आपके पड़ता है आप उस पर मेंशन कर सकते हैं। और वैसे ही सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस है।
फिर अब इनसे आपसे आपके स्कूल की मार्कशीट्स के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ सबसे पहले तो यहाँ पे आपके विषय मेंशन होंगे, तो हिंदी इंग्लिश होते थे जैसे हमारे 10th क्लास में, तो वो सारी चीज़ें मेंशन हो जाएगी। अगर आपका ग्रेड सिस्टम था तो ग्रेड सिस्टम पे क्लिक कीजिए, और अगर आपका डिवीजन सिस्टम था तो डिवीजन सिस्टम पे क्लिक कीजिए। अगर आपका ग्रेड सिस्टम रहा है तो आप यहाँ पर ग्रेड सिस्टम वाले बॉक्स पे क्लिक कीजिए, तो आपको ये वाला नीचे ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आपका डिवीजन सिस्टम रहा है तो ये आपको क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी के और उसके मार्क्स नहीं रहेंगे। यहाँ पे जैसे आपने दोनों में ही डिवीजन सिस्टम रहा है, 10th में भी और कॉलेज लेवल पे भी आपका डिवीजन सिस्टम था, और कहीं भी आपको ग्रेड सिस्टम नहीं था, तो वो बॉक्स ही गायब हो जाएगा जिस पे आपको क्लिक करना था। लेकिन अगर दोनों में से कहीं भी ग्रेड सिस्टम के लिए CGPA वगैरह कैलकुलेशन इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे ये बॉक्स आ जाएगा जिसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आपसे पूछ रहा है कि आपने जो आपके कॉलेज के पीछे मार्कशीट में जो क्राइटेरिया दिया गया है उस बेसिस पे अपने ग्रेड्स कैलकुलेट करके ही बताए हैं या नहीं। तो ये उस तरह का डिक्लेरेशन है, क्योंकि जब आप जॉब की ज्वाइनिंग करेंगे तब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक और बार वेरीफाई किए जाएंगे। तो वहाँ पर चेक किया जाएगा कि आपने क्या अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बेसिस के पे जो उन लोगों ने क्राइटेरिया बताया है ग्रेड कैलकुलेट करने का, वो डाला है या नहीं डाला है वहाँ पर, तो वो मेंशन करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि बार में या विधि का अनुभव, तो बार में विधि का अनुभव अगर आपने कभी भी प्रैक्टिस की है तो कब से कब तक प्रैक्टिस की है वो आपको मेंशन करना है। और उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं सेवा का विवरण। तो ये जो हमने पहले सैनिक वाला पार्ट हमने जहाँ पे पहले नो क्लिक किया था, उसकी वजह से ये ब्लैंक हो चुका है। तो अगर आप किसी सैनिक या किसी पुलिस वाले या किसी भी ऐसी पोस्ट पे रहे हैं आर्मी वाले में, तो तब आपके लिए ये चीज़ काम की थी, अदरवाइज़ ये अभी आपके लिए कोई काम की नहीं है। फिर आपसे बैंक का विवरण पूछा गया है, तो क्या आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं? तो अगर यस आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे यस क्लिक कर सकते हैं, अपना बैंक का नाम, शाखा का नाम, IFSC कोड मेंशन कर सकते हैं, और बैंक धारक का नाम, खाता जिसके भी नाम पर है उस जिसका भी अकाउंट होल्डर है उसका नाम आप मेंशन कर सकते हैं, और फिर अकाउंट नंबर आपको मेंशन करना है। और पासबुक की जो मुख्य पृष्ठ है उसकी स्कैन कॉपी भी यहाँ पर आपको चिपकानी होगी, क्योंकि अगर आप ADPO का एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं और अगर आप ADPO की पोस्ट पे कार्यरत हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर ट्रैवल एक्सपेंसेस मिलेंगे। इसके लिए ये आपसे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांग रहा है। फिर ये अभी आपसे वर्तमान का पता पूछ रहा है। तो अगर आप किसी जगह से बिलोंग करते हैं बट आप कहीं बाहर हैं पढ़ाई के लिए या फिर जॉब के लिए, तो आप अपना प्रेजेंट एड्रेस वहाँ फिल करेंगे, और स्थायी पता जो आपका एक्चुअली घर है जहाँ पर आप हमेशा से रहते हैं वहाँ पर उस जगह का नाम फिल करेंगे। अगर आप तो घर पे रहते हैं तो दोनों जगह सेम ही एड्रेस मेंशन कर दीजिएगा। फिर आपसे पूछा गया है इमेज के बारे में। अब इमेज में आपको ऐसा है कि फ़ोटो जो है उसको क्लिक चिपकाने से पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ने पड़ेंगे, जो कि हमने उस एडवर्टाइजमेंट में पढ़ लेने चाहिए थे जो हमने इस फॉर्म को फिल करने से पहले खोला था। उस इंस्ट्रक्शंस के अनुसार ही हम इस इमेज को फ़ोटो के चिपकाएंगे। तो फ़ोटो के नीचे हमें हस्ताक्षर करने हैं, तो हमारा जो भी फ़ोटोग्राफ होगा उस पे हमारे सिग्नेचर होना ज़रूरी है। तो जैसे आपने अपना फ़ोटो खींचा और उसके ऊपर अपने सिग्नेचर कर दिए नीचे की तरफ थोड़े से स्पेस में, तो उस फ़ोटो को आप चिपका सकते हैं यहाँ पर। तो वैसा फ़ोटो आप अपने कंप्यूटर में क्लिक करवा के स्कैन करवा के अपने कंप्यूटर में रखिए, ताकि जब आप उस कंप्यूटर से अपना फॉर्म भरें तो यहाँ पर आप उस तरह के फ़ोटो को ओपन अपलोड कर सकें। इसके बाद आपसे मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस पूछा गया है, जो आपका हमेशा ही चालू रहेगा आफ्टर फिलिंग दिस फॉर्म। फिर आपसे एक डिक्लेरेशन मांगा गया है, यहाँ पर आपका जो भी नाम है, जो अगर आप ये फॉर्म फिल कर देते हैं तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली फिलअप होता जाएगा। आपको सिर्फ इस बॉक्स पे क्लिक करना है और आपको वेरिफिकेशन कोड डालना है। तो जैसे यहाँ पे 8+4 है, तो मैंने ऑलरेडी 12 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इस तरीके से आप फिर इसके बाद इसको नेक्स्ट क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपकी पेमेंट डिटेल्स होंगी, बट मोटा मोटा ये फॉर्म किस तरीके से भरना था, आपका फॉर्म पूरा फिल हो चुका है और आपको नेक्स्ट करके सिर्फ पेमेंट करना है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
सो ये सारी इन्फॉर्मेशन एमपीसीजे और एडीपीओ के रिगार्डिंग थी मेरी साइड से। इसके आगे आपको और कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।